हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आगे का क्वेश्चंस। कल मैंने इसका ग्रामर डिस्कस किया था, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी पे आधारित आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। सेम है ना, सेम आधार सेम ही रहेगा, ठीक है। केवल क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर इसमें आपको बन जाता है तो समझिए आपका 100% तैयारी है। अन्यथा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी समय है, आप अच्छा मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। क्या बताने जा रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 77। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 37 to 60 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। मतलब जो आपके टेक्स्ट दिए गए थे एग्ज़ाम में बुक में, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 37 से 60 तक रहेगा। हम इस वीडियो में 60 तक का आंसर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपको 60 गो क्वेश्चंस रहता है, उसमें से 50 गो को जवाब देना पड़ता है कि नहीं। तो जवाब देना है आपको, इस बातों को ध्यान रखनी है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़नी है। अब यहाँ पर पहला ये जो 37 है, ये क्वेश्चन 37 है। कहता है आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट एलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। अब ये जो लाइन है आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग, अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जब देखे हैं तो 17 नंबर पैराग्राफ जो है लिखा है नंबर वाइज, तो उसको देखिएगा ना बुक में, तो आपको दिखाई देगा आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। अब यहाँ पर दो चीज़ से पता लगाया सकता है। एक, कंसेप्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब आपको क्या बताया गया चैप्टर में, है कि नहीं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये कहाँ का है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज रिटेन बाय। भारत इज माई होम जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिखा गया है आपको जाकिर हुसैन के द्वारा। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला है सीगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सीगा नोया जो है वो इंट्रोडक्शन में दिया गया है। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे या फिर ट्यूशन टीचर से पढ़ेंगे या हमसे पढ़ेंगे किन्हीं से भी, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि ये जो है ना जापानीज राइटर थे, ठीक है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कहता है कि डैट विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपुल, डैट ऑल फ्री पीपुल टेक फॉर डैश डैश, है ना। तो अब ये जो है ना सीधा सीधा लाइन लिया गया है ना, उस मतलब प्रोज से लिया गया है डायरेक्टली। तो यहाँ पर 4 के बाद होगा क्या? गारंटेड। ये भी आप प्रिस्क्राइब टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, इस बातों को ध्यान रखनी है। अगला है 41 नंबर। कहता है कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन साव, ठीक है। तो अब यहाँ याद रखना है कि ये किसका लाइन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का लाइन है, ठीक है। इस समय बताते हैं कि मैं इसके आशा में तुमसे दूर इस दुनिया में नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार दिखाएगी या दिखा सकती है या दे सकती है। तो ये सब बातों को चर्चा किया गया है, हम पोएम में बहुत अच्छा से बताए हैं, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल। अब थोड़ा सा इनको फ्लैट मोड में डाल देते हैं, मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। आगे चलते हैं। फ्लैट मोड में नहीं डालते हैं तो फिर मैसेज आते रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 द नेम ऑफ लोमोज डॉग इज़। अब यहाँ पर देखिए, ये भी जो है ना कॉमिक ड्रामा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्ले है, ठीक है। तो लोमोज एक कैरेक्टर रहता है जो शादी करने के लिए जाता है, ठीक है। तो उसके कुत्ते का नाम रहता है लीप नाम रहता है इनका, नटालिया के कुत्ता का। जो लड़की रहती है जिनसे वो लेमोव शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल लेके जाते हैं और वहीं पे बातचीत होती है। और लेमोव का जो कुत्ता होता है ना जिसका नाम होता है गुज, ठीक है। तो अब ई बातों को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्ल्स एस बक वाज डैश बाय बर्थ। पर्ल्स एस बक जो था वो जन्म से
है ना, क्या थे, चाइनीज़ थे, ब्रिटिश थे या इंडियन थे या अमेरिकन थे, तो अमेरिकन इसका होगा। बिल्कुल, आप किताब उल्टाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लिव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, शुरू में ही बताते हैं बच्चे को, लिव्स ऑफ ग्रास जो है वो वाल्ट विटमैन ने लिखा था, ठीक है, और ड्रम टैप्स भी लिखा था इनके साथ साथ, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स, बेंजी जो है अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहते थे, ग्रेव सेल मतलब गिव, अब क्या हो सकता है, अब ये भी देखिए ट्रू फॉल्स में आपको दिया होगा, है ना। तो बेंजी वांटेड टू बाय हिज पेरेंट्स लैंड, बेंजी जो है अपने पेरेंट्स का लैंड खरीदना चाहते थे, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं 46 नंबर, कहता है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन बाय, याद रखना है पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था, ठीक है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ये देखिए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का अंतिम स्टेंजा का है, तो यहाँ तो याद रखना है ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। द पोइटिस इज इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू माई डैश ईयर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी जब आप पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया गया है फॉरजन एयर, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये पोएम का लाइन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, फॉरजन एयर देना पड़ेगा, तो फॉरजन इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टी.एस. एलियट इज ए डैश पोएट, टी.एस. एलियट कौन सा पोएट थे, रोमांटिक, विक्टोरियन, वार, मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न थे, ठीक है, मॉडर्न पोएट थे, याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, मेजर लिंग्विस्टिक मतलब ज़्यादा चेंजिंग हुआ लिंग्विस्टिक में, मतलब लिंग्विस्टिक किसको कहते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जब लैंग्वेज को साइंटिफिक तौर पर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो उसमें जो चेंजिंग आया तो डायक्रोनिक आया या सिंक्रोनिक आया, तो सिंक्रोनिक चेंज, डायक्रोनिक चेंज, दो प्रकार का चेंज होता है लिंग्विस्टिक का, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इतना जानना है, इसको हम लोग एक चीज़ और कहते हैं डायक्रोनिक, ठीक है, बिल्कुल, और इसे मॉडर्न इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो हुआ इसको कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। आगे लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वाज सी इज फ्रॉम, अब ये लाइन जो है वो किन से लिया गया, याद रखना है एन एपिथेप का लिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत ही छोटा कविता है पर बहुत ही सुंदर बात बताया गया है। आगे चलिए 52 यानी कि 52, कहता है अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, ये दोनों किसके द्वारा, किसकी रचना है, तो याद रखना है M.R. आनंद, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इस बातों को, M.R. आनंद ने इसको लिखा था, ठीक है, बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म होता है मुल्क राज आनंद, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, मुल्क राज आनंद या M.R. आनंद, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए बहुत अच्छा है तुगलक, तुगलक इज रिटन बाय, अब किसने लिखा, R.K. नारायण, ठीक है, नहीं R.K. नारायण ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है इसको, ठीक है, तो बिल्कुल, तो R.N. टैगोर ने ये रचना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, अब याद रखना है पूरा वर्ल्ड वाइड जब चलता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड पे वो लैंग्वेज होता है और उसको सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए ए ऑप्शन सही है। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफेन एसोसिएट विथ, अब देखो रोमांटिक रिवाइवल किन से है, जॉन राइडर ना, अलेक्जेंडर पोप नहीं, जॉन मिल्टन ना, एस.टी. कोलेरिज, मैंने 6 पोइट का लिस्ट बताए थे, मतलब बताते हैं क्लास में रोमांटिक एज में, ठीक है, जिसमें सबसे पहला नंबर वर्ड्सवर्थ आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे पोइट, लेक पोइट होता है, सेकेंड जनरेशन पोइट होता है, तो सेकेंड जनरेशन में आपको एस.टी. कोलेरिज भी आती है, ठीक है, आते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड टू रू डैश रूल, अब ये देखो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, तो यहाँ पर होम रूल होगा, होम, ये सीधा लाइन दिया गया है। तो लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको एकदम बहुत अच्छा बात रहेगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था वो डिसलाइक करते थे कौन सा डिस्क्रिमिनेशन का, कौन सा भेदभाव का, तो याद रखना है रेशियल, ना ही जेंडर, ना ही कास्ट, ना ही रिलीजियस, कौन सा रेशियल।
अब ई भी देखिए यहाँ पर साइनोनिम दिया गया है। जेंडर तो मतलब लिंग होता है, रिलीजियस मतलब धर्म होता है, कास्ट मतलब जाति ही होती है, और रेशियल मतलब भी जाति ही होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन में जब आप पढ़ेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, तो उसमें रेशियल दिया गया है, इसीलिए हम लोग रेशियल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द पोएम ऑफ डैश लाइन्स इन द सोनेट, याद रखना है सोनेट 14 लाइन्स का होता है, तो 14 लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपने इस बात को 11 में पढ़ा होगा, सरोजिनी नायडू, ठीक है, विलेज सॉन्ग। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस होगा, देखिए सीधा लाइन ही याद हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये फायर हिम का है ये लाइन, ठीक है। लाइन जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस होगा इसका बिल्कुल ऑप्शन, यानी कि आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीक़ा से हम पूरा ख़त्म कर दिए हैं, और बारी है आपको ख़त्म करने की। आप देखिए, हम ये मतलब कहना ये चाह रहे थे कि सिंपल सी बात है कि आप 60 क्वेश्चंस यहाँ पे किए, ये सेंटअप एग्ज़ाम का है 2020 का, बिल्कुल इसी पे आधारित आपको एग्ज़ाम है, हो सकता है इनसे रिलेटेड या सेम का सेम क्वेश्चंस आ जाए, इसीलिए इनको भी देखना जरूरी है। और ये तो ज़रूर देखना है कि भाई ये मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्ज़ाम में, तो उस तरीक़ा से आपको तैयारी करके जाना है, अच्छा मार्क्स लानी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अब अगले दिन आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, उसमें ऐसे सब रहेगा। अब ऐसे सब का तो आंसर देना मुश्किल है, फिर भी कुछ कुछ ऐसे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, हम इसका करें चाहे ना करें, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ऐसे है उसे हम अपने हाथों से लिख करके, ठीक है, करंट टॉपिक जैसे कोविड-19, कोरोना, या मतलब बाढ़, ये सब आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है कि नहीं, यस, पॉलिटिक्स, ये सब ट्रेंडिंग पे है, तो हो सकता है इनमें पूछ सके, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है, इसीलिए इन सब के बारे में नया टॉपिक जितने भी है सब के बारे में हम ऐसे लिखेंगे और इसी पे हम लोग विस्तृत करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें, सब 12वीं वाले बच्चे को भेज दे BSCB में जो भी है 12th में, ताकि सब अच्छा मार्क्स ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।